नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम फैक्टोलॉजी। मेरा नाम शिव है। इस सीरीज़ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी कवर करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक कोटेशन। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर निकालिए और वापस से मेरे साथ इसको समझिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। फर्स्ट, ऑन इट्स own initiative. Second, if he asks such an advice. Third, only if matters relate to the fundamental rights of the citizens. आंसर निकालने से पहले हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बातों को समझ लेते हैं, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ये बात हम सबको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोस्ट पावरफुल एंड एपेक्स बॉडी है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का ये एपेक्स बॉडी है, मोस्ट पावरफुल। तो इसकी जो पावर्स हैं और जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको हम कुछ वेज में क्लासिफाई करते हैं। इट्स पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। इसकी पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा, रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट। तीसरा, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। चौथा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिफ्थ, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143, ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को। इट ऑथराइजेस प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस और ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट in two categories. तो वो दोनों कैटेगरीज क्या हैं, हम देख लेते हैं उनको। ए, on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise. Any law or fact of public interest और पब्लिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, आर्ग्यूमेंट, एंगेजमेंट, सनद और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, सनद, आर्ग्यूमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, जो पहला केस है हमारा ए वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकता है अपना ओपिनियन देने के लिए। बट जो सेकंड केस है हमारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट must tender
इट्स ओपिनियन। लेकिन दोनों ही केसेस में एससी का जो ओपिनियन है वो ओनली एडवाइजरी होगा, ओनली एडवाइजरी, दोनों ही केसेस में ओनली एडवाइजरी एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, नॉट ए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। इट मीन्स जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉलो ना करे। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो हम अपना अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, वो अपने आप खुद से करता है। ऑन एनी मैटर ऑफ अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट कब एडवाइस करता है? जब प्रेसिडेंट उससे पूछता है, तभी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है। बीच में सुप्रीम कोर्ट खुद से जाके एडवाइस नहीं करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाती है। इफ़ ही सीक्स सच एन एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस करता है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है। हाँ, ये हमारा सही है। जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तभी तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ओनली इफ़ मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी फंडामेंटल राइट हो या कुछ भी हो, जब तक प्रेसिडेंट एडवाइस सीक नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइस नहीं देगा। तो हमारा ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1 एंड 2 ओनली। तो हमारा ऐसे में आंसर हो जाता है बी 2 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इन कंपैरिजन टू दी राज्यसभा। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें ये जवाब देना है कि इसमें से कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो चलिए पहले फिर से वही फॉर्मेट हमारा। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो जुड़े कुछ पहलू हैं उनको समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है और हमारा वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। जैसे ये पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, ए मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। देखिए, तो सबसे पहले हम इस पहली स्टेटमेंट्स को ही समझ लेते हैं अपनी। तो अगर हम मनी विल की बात करें और इसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें तो जो हमारा आर्टिकल 109 है, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 109 है वो किससे डील करता है? वो डील करता है स्पेशल प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी विल। स्पेशल प्रोसीजर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी विल। ठीक है, इन स्पेशल प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मनी विल क्या है हम उसको समझ लेते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कहाँ पे दे रखा है। तो जो हमारे आर्टिकल 110 है उसमें दे रखा है डेफिनेशन ऑफ मनी विल। तो वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? जो हमारा आर्टिकल 110 है, एक्चुअली सॉरी, आर्टिकल 110 उसका जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज ए से लेके एफ तक, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे जो सब क्लॉजेस दे रखे हैं इसमें मेंशन है कि अगर ऐसा होगा तो ये मनी विल कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा
मनी बिल है, जो इसकी डेफिनेशन है वो किस में दे रखी है, हमारे आर्टिकल 110 में। ठीक है, तो हम वापस से अपना इधर लौट के आते हैं, जो हमारे स्पेशल प्रोसीजर्स थे विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। अगर हम अपना पहला ही देखें तो ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है जो मनी बिल है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्यसभा। तो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी राज्यसभा। तो पहला ही हमारा ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 109 में, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो मनी बिल ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब समझिए हमारा, देखिए दूसरा प्रोविज़न क्या कहता है, हमारा मनी बिल है, अगर मनी बिल हमारा लोकसभा में पास हो जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। राज्यसभा उस मनी बिल पे अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और राज्यसभा ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं वो लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ये लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है मनी बिल के केस में कि लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट ही करे, उनको रिजेक्ट भी कर सकती है और चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा है आर्टिकल 109 में दूसरा प्रोविज़न। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रोविज़न की तरफ। हमारा तीसरा प्रोविज़न क्या कहता है, तीसरा प्रोविज़न कहता है जो मनी बिल हमारा लोकसभा से राज्यसभा में गया था, अब जब राज्यसभा ने क्या किया, उसको रिकमेंडेशंस के साथ वापस किया लोकसभा को, और इन रिकमेंडेशंस को अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया तो जो हमारा मनी बिल है वो इन रिकमेंडेशंस के साथ पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा प्रोविज़न। अब देखते हैं हम अपना चौथा प्रोविज़न। चौथा प्रोविज़न क्या कहता है, वही ये जो लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दी और रिकमेंडेशंस लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या होगा, ये विदाउट रिकमेंडेशन के बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रोविज़न। तो हमारा इससे रिलेटेड जो फिफ्थ प्रोविज़न है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारा मनी बिल है वो लोकसभा से जब राज्यसभा जाएगा तो वो राज्यसभा को विद इन 14 डेज उसको लोकसभा को रिटर्न करना होगा विद और विदाउट हिज रिकमेंडेशंस। अगर ये 14 डेज़ का टाइम पीरियड निकल जाता है और राज्यसभा लोकसभा को ये विद इन टाइम फ्रेम में नहीं लौटाती है बिल, तो क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है। और फाइनली जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा उस बिल को और वो बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा और लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें ये समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। तो अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो जो हमारा आर्टिकल 109 था, 109 का जो हमारा पहला ही क्लॉज था, वो पहला क्लॉज क्या कह रहा था कि अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स अ मनी बिल कैन ओनली बी पास्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अब देखिए दूसरा क्या है, रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल। तो अभी हमने ये 109 के अदर क्लॉज भी देखे थे। अदर क्लॉज क्या कह रहे थे, यही तो थे, अमेंडमेंट और रिजेक्शन से रिलेटेड, कि मनी बिल का क्या होगा। जो पावर्स हैं एक्चुअली किसके हाथ में है, लोकसभा के हाथ में है।
राज्यसभा के पास तो मनी बिल बस जस्ट ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है। राज्यसभा रिकमेंडेशन दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। अगर विद इन टाइम फ्रेम में उसको नहीं लौटाया तो पास है। अगर रिकमेंडेशन दे रही है और लोकसभा उसको नहीं मान रहा है तो भी पास होगा। रिकमेंडेशन नहीं दे रही है, लोकसभा के पास आ रहा है, लोकसभा रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो भी पास हो रहा है। तो मनी बिल हर केस में पास होगा ही होगा। तो जो मनी बिल की जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, एक्सक्लूसिव पावर रिलेटिंग टू रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल आर इन दी हैंड्स ऑफ दी लोकसभा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेटमेंट, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 75 जो है 75 का क्लॉज 3, तो वो क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अब देखिए हमारा फोर्थ प्रोविज़न क्या कह रहा है, कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए, क्रिएटिंग वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक्सक्लूसिव पावर अंडर आर्टिकल 312 किसके हाथ में है? ये राज्यसभा के हाथ में है फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो दीज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312। तो ऐसे में ये लोकसभा के हाथ में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पूछा था लोकसभा का, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज दिस पावर इज इन द हैंड ऑफ द राज्यसभा। तो अब हमारे ये ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हमारे? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 ये हमारे ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में पेयर है 1, 2 एंड 3। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने खुद से भी ट्राई किया होगा तो कर ही पाए होंगे इसको। चलिए, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर निकालिए और इसको मेरे साथ अभी समझिए। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशंस ऑन ए बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा? ए ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, बी ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग, सी ड्यूरिंग रिपोर्ट स्टेज, डी ड्यूरिंग थर्ड रीडिंग। देखिए, किसी भी हाउस में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर आर 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या कहती है? फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है कि सबसे पहले लीव ग्रांट करवाई जाती है। अगर लीव ग्रांट हो गई तो क्या किया जाता है? उस बिल को लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक्चुअली क्या है हमारी? फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। सेकंड स्टेज क्या होती है हमारी? सेकंड स्टेज को हम रीडिंग स्टेज भी बोलते हैं। रीडिंग स्टेज में क्या होता है? देखें तो रीडिंग स्टेज 2 पार्ट्स में कंटिन्यू की जाती है। जो पहली है उसमें क्या होता है? जनरल डिस्कशंस होते हैं। जनरल डिस्कशंस एज अ होल कंसीडर कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है सेकंड स्टेज में ही, उसमें क्या होता है? क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है, क्लॉज बाय क्लॉज। और जो हमारी थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में जो डिबेट होती है वो आर्ग्यूमेंट तक कन्फाइंड होती है। तो डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशंस होने के बाद जो मेंबर इंचार्ज है वो क्या कर सकता है? उस बिल को पास कर सकता है। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या होता है? जो मेंबर इंचार्ज है वो क्या कर सकता है? बिल को पास कर सकता है।
ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशंस, तो जनरल डिस्कशंस हमारे कहाँ होते हैं, अगर हम देखें हमारी सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग स्टेज जो है, सेकेंड रीडिंग स्टेज का जो पहला फेज़ है जनरल डिस्कशंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच क्वेश्चंस।